हेलो स्टूडेंट्स, ये एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 2 का लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग यूनिट 2 के कुछ कंटेंट्स देखेंगे और बाकी के जो कंटेंट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 2 में क्या क्या कंटेंट है। तो जो कंटेंट आपको दिख रहा है, लाइक प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, वायबिलिटी असेसमेंट, फॉर्मुलेशन, फाइनेंसिंग, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिमांड एनालिसिस, मटेरियल बैलेंस, आउटपुट मेथड, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, कैश फ्लो मेथड, ये सारे कंटेंट इसमें हैं। और इसमें भी कुछ कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लोग और डीप में देखेंगे। कोई भी कंटेंट इसमें ऐसा नहीं है जो नहीं इन्वॉल्व किया गया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आपको सारा कंटेंट मिल सके। कुछ क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं अभी तक जो मुझे पेपर्स में मिले हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क्स में, तो उसको हमने पहले नोट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। उसी से रिलेटेड अभी आगे हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। यानी अगर हमको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है या हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो हमें स्टार्टिंग टू एंड मतलब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि हमें यही प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है उसी को हमको फॉलो करना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं नया प्रोजेक्ट बनाने समय कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होता है वो किसी मार्केट में आपने कोई इशू देखा और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बनता है। या कोई चीज़ आपने ऐसी देखी जो मार्केट में नहीं है, यू वांट टू इंट्रोड्यूस दैट। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, क्या चेंज है आप लाना चाहते हैं जिसकी वजह से आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, कि ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कोई भी प्रोजेक्ट बनाते समय। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी हमने इशू फाइंड आउट किया, लाइक कि हम कोई एक्सीडेंट एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए हम कोई ऐप बना रहे हैं। तो पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये प्रॉब्लम किस एरिया में है, कहाँ पे है, क्या ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जितने भी डेटा हैं हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम कोई भी प्रॉब्लम को बिना एविडेंसेस के नहीं शो कर सकते कि ये कोई प्रॉब्लम है। हम पहले प्रॉब्लम के एविडेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी एक डेटा हमें चाहिए होता है जब भी हम कोई नई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्व करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे डेटा आप कहाँ से मिल सकता है, जैसे कोई सर्वे किसी ने कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के रिसर्च हो रखे होते हैं और वहाँ से कहीं किसी जगह की प्रॉब्लम निकल के आती है, तो उस प्रॉब्लम का डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ से ये पता कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और हमें इसको ही सॉल्व करके अपना प्रोजेक्ट बनाना है। अभी ये भी हो सकता है कि उस तरीके से जैसे जो कोई ऐप लॉन्च करना चाह रहे हैं उस टाइप की ऐप किसी और ने भी लॉन्च करी हो, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और उससे आप क्या अलग कर सकते हैं वो भी आपको देखना है। क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और सिमिलैरिटीज़ हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन वाला प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसको भी आप कैसे हैंडल कर सकते हैं वो आप चीज़ देख सकते हैं। तो ये भी आपको देखना है किसी ने कोई सेम काम तो नहीं कर रखा, क्योंकि आपको जब प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना है ये पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसको हम सॉल्व कर देंगे इस तरीके से। तो एक इमेजिनेशन हमारे मन में होती है कि हमारा जो रिज़ल्ट है ये होना चाहिए या हमारे प्रोजेक्ट का आउटकम ये होना चाहिए, क्या हम अचीव करने वाले हैं। तो वो चीज़ हमको पहले से ही फाइंड आउट करनी होती है कि इससे क्या अचीव होगा, अगर हम ये काम करते हैं तो इससे क्या अचीव होगा, ये हमको फाइंड आउट करना होता है। और बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि कुछ ही छोटा सा टारगेट, 2-3 टारगेट लेके चलते हैं जिससे कि हमारा अचीव हो सके प्रोजेक्ट। अनअचीवेबल टारगेट हमको बनाने की ज़रूरत है नहीं। उसके अलावा आप प्रोजेक्ट किसके लिए बना रहे हैं, जनरल ऑडियंस क्या रहेगी, नीश मार्केट है या कैसी भी मार्केट है, आप मिडिल क्लास पीपल के लिए बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, या जनरल कोई कम्युनिटी है इसके लिए भी आप काम करना चाह रहे हैं या प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम इसके लिए हैं। और उससे आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जैसे किसी एरिया में आप एक्सीडेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो
तो उस एरिया का आपको सब कुछ पता होना चाहिए। लोगों से बात करनी है कि अच्छा यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, कब होते हैं, ज़्यादा कितने होते हैं, और आप लोग को क्या इससे इफ़ेक्ट होता है। तो उस तरीके से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर करके भी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने ऑडियंस से। उसके बाद टाइमलाइन भी हमको डिसाइड करनी होती है कि हमारा प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, या इन जनरल एक डेटा तो हमें बनाना ही होता है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल में कितने में ये जो हमारा मेन काम है वो हो पाएगा। तो उसको भी आप आइडेंटिफाई करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के, तो उससे क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो आपको टीम से कोऑर्डिनेट करना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में आपको एनालाइज करना होता है। उसके अलावा जो भी आपको बिज़नेस में क्या क्या टारगेट अचीव करने हैं, कैसे कैसे काम करना है, उसके बारे में, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि कैसे हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड सारा एनालिसिस कि हमारा जो आइडिया जनरेट हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें रखते हैं। तो अगर स्टेजेस की बात करें तो इनिशिएशन है। इनिशिएशन का मतलब कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि हम कौन सा काम करें, जैसे हम एक्सीडेंट एनालिसिस करें, या ट्रैफिक जनरेशन के बारे में बात करें, या किसी भी तरीके के कोई हम ऐप बना रहे हैं, तो हमने कुछ तो दिमाग में सोच रखा होगा, तो उसी को हम इनिशिएशन प्रोसेस में कह रहे हैं। फिर हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, जो भी हमने आइडिया सोचा है क्या वो सूटेबल रहेगा कि नहीं, तो उसके लिए जितने भी एनालिसिस हैं वो हम करेंगे। फिर स्केड्यूल बनाएंगे कि कितने टाइम फ्रेम में इसको काम को होना है, और उसके रिलेटेड रिस्क को हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन यहाँ हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अप्रूवल के लिए जाएगा प्रोजेक्ट। तो इसी स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप है कि जैसे इनिशियली आप क्या करेंगे, कैसे आप प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि यही प्रोजेक्ट करना है। तो आइडिया जनरेशन वाला मेनली काम होता है, और आइडिया में आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसमें ये चीज़ें हैं, लोग इन्वॉल्व हैं, ये ज़्यादा होता है, फिर हम इसको करेंगे। फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम देखते हैं कि कितना, मतलब ये जो मार्केट, हम जिस मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, क्या उस मार्केट में सस्टेनेबल है, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कुछ इश्यूज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद शेड्यूल बनाना, रिस्क एनालिसिस करना, आइडेंटिफिकेशन कब हमको क्लोज़ करना है, और फिर अप्रूवल के लिए हमको जाना है। तो ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के सारे पार्ट हैं, इसको एक एक करके इसमें डिटेल्स लिखे हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मींस आइडिया, अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें। एक तो पूरा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है, दूसरा हम एक पर्टिकुलर बिज़नेस को टारगेट करके कह रहे हैं कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करें। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोई आइडिया, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हम मार्केट रिसर्च करते हैं। मार्केट में ही देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें की कमी है, और हमें वही अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है। या मार्केट में इस टाइप के प्रोडक्ट हैं, कोई सारे अनहेल्दी प्रोडक्ट हैं मार्केट में, हमको कुछ हेल्दी प्रोडक्ट लाना है जो नहीं आया। तो ऐसे करके हम कुछ रिसर्च करेंगे, तभी हमको कुछ ना कुछ कमी पता चलेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जैसे अभी हमने एक्सीडेंट स्टडी की बात की, तो प्रॉब्लम आपने देखी, उसको सॉल्व किया, तो ये भी काम आप कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आपको अपॉर्चुनिटी पता चल सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रेंड, इनोवेशन नए नए आ रहे हैं, तो जैसे AI आ रहा है, तो आप उसी से रिलेटेड कोई काम सोच सकते हैं कि हम कुछ इनोवेटिव कर लें। नेटवर्किंग एंड ऑब्जर्वेशन, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो आइडिया जनरेट करने का सबसे मेथड होता है कि हम बहुत नेटवर्क बनाएं, हम लोगों से, सिमिलर फील्ड के लोगों से जाके मिलें या ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, और उसके थ्रू हम फाइंड आउट करें कि क्या आइडिया हमको अच्छा लग सकता है। आपका पर्सनल पैशन एंड एक्सपर्टीज़ है। कई लोग होते हैं जैसे फैमिली बिजनेस करते हैं, तो उनकी फैमिली में ऑटोमोबाइल या किसी भी चीज़ का कोई बिज़नेस चला आ रहा है, उनको लगता है कि हमें इसी को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि इसी फील्ड में कुछ आगे करना है। उसके अलावा ऑडियंस का भी एनालिसिस करते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद है, नापसंद है। तो मोस्टली अगर जैसे जो कंटेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ज़्यादातर कंटेंट ऑडियंस की प्रेफरेंसेस को देख के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी एनालाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। और कॉम्पिटिटर एनालिसिस,
उसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड एनालिसिस करके भी आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड जैसे हम बात करेंगे कि सर्च कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हो गया कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सर्चिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि आपको कोई कह दिया जाए कि आज आपको कोई आइडिया देना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, गूगल पे चले जाते हैं और बोलते हैं कि वो डिफरेंट वेबसाइट है और वहाँ पे उस वेबसाइट पे जाके किसी चीज़ को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्च करना है तो मार्केट के थ्रू सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे हम ट्रेंड दे सकते हैं, या कुछ भी कहीं भी किस चीज़ का ट्रेंडिंग चल रहा है तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये चीज़ ट्रेंडिंग है, अगर इस पर हमने काम किया तो बहुत सही रहेगा। उसके अलावा नेटवर्किंग पे हम ध्यान सकते हैं, जैसे कि ट्रेड फेयर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। ग्लोबली क्या चीज़ ट्रेंड में है वो चीज़ देख सकते हैं। कई वेबसाइट पे कस्टमर की फीडबैक होते हैं कि ये सही नहीं है, ये काम सही से काम नहीं कर रहा है, या ये वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है, वी नीड मोर एफिशिएंट वेबसाइट। तो उनके फीडबैक से भी आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी का आइडिया मिल जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आपको बताते ही रहते हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। उसी तरीके से कम्युनिटीज़ हैं एंटरप्रेन्योरियल, लाइक लिंक्डइन, मीटअप, और इन सब पे भी आपको बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं पता करने के लिए कि क्या बन सकता है। कुछ नहीं है आपके पास तो फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं कि किसी भी कंपनी की जो सब ब्रांच है आप अपने एरिया में खोल सकते हैं, इसके लिए भी आपका एक बिज़नेस बन जाता है। या स्टार्टअप के साथ आप काम कर सकते हैं, जैसे किसी ने कोई स्टार्टअप किया तो उसको आप करने में हेल्प कर सकते हैं या उसको बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो क्या होता है, किसी स्टार्टअप को बताते हैं कि आप स्टार्टअप को बेटर से बेटर कैसे बना सकते हो, तो उसके बारे में है, या उनकी हेल्प करने के बारे में। तो एक सपोर्ट टाइप का आप काम शुरू कर सकते हैं। ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज़ है। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जब हमको सर्च करनी है तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में ये असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कोई भी प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई किया है या आपने कोई भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी है कि हमको ये करना है, मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, टेक्निकली साउंड है कि नहीं है, फाइनेंशियली सही है कि नहीं, सोशल और इन्वायरमेंटल वे में सही है कि नहीं, तो हम इसको चेक करते हैं। मार्केट वायबिलिटी की बात करते हैं तो मार्केट में आपका प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, लाइक मार्केट का इन्वायरमेंट क्या है, उसके अलावा टारगेट ऑडियंस क्या है, कंपटीटर कितने हैं, सिमिलर प्रोडक्ट तो नहीं है, प्राइसिंग आपने क्या रख रखी है, पैकेजिंग आपकी कितनी क्लियर है, अच्छी है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मार्केट में। प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग पे भी आपका प्रोजेक्ट निर्भर करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना वायबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा, वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं कि टोटल डिमांड आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा आप इनकम लोगों की क्या है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मोटिव्स ऑफ बाइंग, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी तो वो क्यों खरीदे उसको, उसके लिए भी आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन देख सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है ये देख सकते हैं, क्या नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें आप जब देखते हैं मार्केट से रिलेटेड तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है मार्केट में चलने वाला है कि नहीं, वायबल है कि नहीं। तो इसमें हम मोस्टली जो काम करते हैं मार्केट रिसर्च करते हैं, टारगेट मार्केट को हमने देख लिया, नीड को देख लिया, और हमने देखा कि प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। हमने ऐप बनाई एक्सीडेंट रिलेटेड, और किसी ऐसे एरिया में ऐप बनाई जहाँ पे हमको लगा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते नहीं हैं और वहाँ के लोगों का बिहेवियर एक्सीडेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, तो वो ऐप वहाँ पे नहीं चलेगी। तो पहली चीज़ कि वहाँ पे वो काम होता है कि नहीं वो तो देखना ही है, साथ में लोगों का बिहेवियर भी देखना है। लोग ही सीरियस नहीं है, आप उनके लिए कोई ऐप बनाएंगे तो वो ऐप बाई ही क्यों करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप जो भी काम करेंगे तो लोगों को भी देखते हुए, मार्केट को देखते हुए आपको काम करना है। कम्पिटिटिव एनालिसिस भी आपको करना है। सिमिलर ऐप किसी और ने बना रखी है, पहले से बना रखी है, वो ज़्यादा चल रही है, आपकी ऐप कोई क्यों बाई करेगा। तो कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो आपको करनी पड़ेगी उसमें, तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो वायबल होगा। तो वो चीज़ आपको देखना है, और कैसे ज़्यादा अपनी सेलिंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया करने पर ही सिमिलर प्रोडक्ट आगे मार्केट में आते हैं।
फिर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में भी देख सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हो और उसकी डिमांड है और उसके हिसाब से आप सप्लाई कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट पहले से बना हुआ है, उसकी प्रॉपर डिमांड तो बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वैसा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। तो आपको डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखना है जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी आपका मार्केट वायबल हो सकता है। पता चला थोड़े से प्रोडक्ट बना लिए, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, तो फिर उससे काम नहीं चलता। मार्केट पोजीशनिंग, आपका जो है मार्केट में क्या यूनिक पोजीशन है, कैसे आप टारगेट ऑडियंस को बताएंगे कि आप कोई यूनिक आइडेंटिटी होल्ड कर सकते हैं। आपके कोई ब्रांड है कि नहीं, ब्रांड नहीं है तो अपनी ब्रांड कैसे बनाएंगे। तो आपकी मार्केट पोजीशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो पहले से जिनका नाम है उन्हीं के थ्रू सामान ख़रीदना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट ट्राई नहीं करते हैं। तो अपनी मार्केट में पोजीशन बनाना बहुत टफ होता है, उसको कैसे बना सकते हैं उसको भी ध्यान में रखना है। तो टेक्निकल वायबिलिटी में हमको ये देखना है कि हमको प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इनफ टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो है कि नहीं। उसके अलावा हमको ये देखना है कि जो लोग चाहिए, एक्सपर्ट्स जो चाहिए, क्या वो प्रॉपर एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं कि नहीं। उसके बाद हमको ये देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है कहीं पुराना तो नहीं है। यानी आप देख रहे हैं टाइम टू टाइम इतना जो टाइम चल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि मोबाइल हम आज लेते हैं, 6 महीने बाद नया आ जाता है मोबाइल नई एडवांसमेंट के साथ। तो हमारी टेक्नोलॉजी कहीं ऑब्सोलेट ना हो जाए, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल वायबिलिटी फिर आती है। फाइनेंशियल वायबिलिटी में डिफरेंट टाइप के कॉस्ट हैं, जिसमें हम देखते हैं कि स्टार्टअप कॉस्ट है। तो स्टार्टअप कॉस्ट में बेसिकली क्या है कि जब भी कोई आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसके पहले कुछ सर्चिंग है, आइडिया जनरेशन है, उसमें जो कॉस्ट लगती है उसको हम स्टार्टअप कॉस्ट कहते हैं। वर्किंग कैपिटल है पूरे कंटिन्यूअस ड्यूरिंग जब भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें जितना भी आपका कैपिटल टाइम टू टाइम लग रहा है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। किसी प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं कि जो भी मटेरियल आप मंगा रहे हैं उसकी एक कॉस्ट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे कितना रिटर्न आ रहा है, कितने टाइम पे कितना पैसा आ रहा है, उसको रिटर्न कहते हैं। तो उसको भी हमको फाइंड आउट करना होता है। उसके अलावा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है कि नहीं, रिटर्न आ रहा है, कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगी है, रिटर्न कम आ रहा है तो प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल है कि नहीं हमको देखना है। ब्रेक इवन पॉइंट भी ऐसे ही है। ब्रेक इवन पॉइंट में हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में हम एक पॉइंट डिसाइड करते हैं। ग्राफ होता है, एक तरफ होती है कि कॉस्ट, दूसरी तरफ होता है सेल्स। तो कॉस्ट और सेल्स के बीच में ग्राफ बनता है। तो जब दोनों ग्राफ को हम देखते हैं ओवरलैपिंग, पहले क्या होता है कि कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो ऊपर होता है, कॉस्ट क्योंकि इनिशियल में हमने इन्वेस्ट की है। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं हम कि जो है कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ रही है, सेल्स भी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन सेल्स जो है अगर ज़्यादा रैपिडली बढ़ रही है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपके कॉस्ट का जो लाइन है वो नीचे हो जाएगी, सेल्स की लाइन ऊपर हो जाएगी। तो उसी पॉइंट को जहाँ पे हमको ये चेंज दिखता है उसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ से आपका प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं जब हम फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करते हैं। फाइनेंशियल वायबिलिटी में हम और चीज़ें देखते हैं लाइक कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, कि हमारा कितना खर्च हुआ इस पूरे ऑपरेशन में जब भी हमने अपना कोई काम शुरू किया। उसके अलावा कुछ अनफोर्सिन एक्सपेंसेस हैं और हम जो नहीं देख पा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी हम रखते हैं, कितना कॉस्ट लग रहा है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद उससे कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना हमको टाइम टू टाइम पे पैसा आ रहा है वो भी हम देखते हैं। रिटर्न कितना मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, कितना प्रॉफिट मिल रहा है अगर हम उसकी बात करें तो वो भी हमको देखना है। ठीक है, कैश फ्लो कितना हो रहा है, टाइम टू टाइम पे कितना पैसा जाएगा उसको भी हमको देखना है। तो जब भी हम फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करते हैं तो फाइनेंशियल सारे एस्पेक्ट्स चेक करते हैं। उसके बाद इवैल्यूएट करते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंशियली सही जाएगा कि नहीं जाएगा। फाइनेंशियली कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आ जाएंगे उसमें कि हमारा ही लॉस हो रहा है, तो लॉस ना हो, हमारा पर्पज़ ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे, कहाँ कहाँ कितना खर्चा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितना मिलने वाला है। उसके बाद पूरा पीरियोडिकली, कैश फ्लो में क्या होता है, पीरियोडिकली 6 मंथ पे आप कितना पैसा दे रहे हैं या हर महीने कितना पैसा दे रहे हैं, आप पूरा डेटा बनाते हैं कि इस महीने मैंने इतना दिया, अगले महीने इतना दिया, कैश फ्लो पूरा बनाते हैं। उसके बाद रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना परसेंटेज मिल रहा है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। पे बैक पीरियड, कितने टाइम में
आपका जो इन्वेस्टमेंट लगा है, वो कॉस्ट लगी है जो आपकी, वो वापस मिल जाएगी आपको। तो उसको हम बोलते हैं पे बैक पीरियड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें फ़ायदा हो, कम से कम जितना हमारा गया है उतना तो हमें वापस मिले। तो उस हिसाब से वो उसको हम टाइम पीरियड को कहते हैं, पे बैक पीरियड। उसके बाद हम रिस्क असेसमेंट देखते हैं कि क्या रिस्क है फाइनेंशियल एसोसिएटेड विथ इट, जो भी हमने काम किया है। सोशल एंड एनवायरमेंटल वायबिलिटी में हम देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है क्या सोशली सही है कि नहीं। अगर सोशली नहीं सही है, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा प्रोजेक्ट बना देते हैं जो अनएथिकल होता है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया अनहेल्दी है, जो कि जिससे लोगों को बीमारियां हो रही हैं, तो वो भी हमारा प्रोडक्ट सही नहीं है। तो सोशली किसी तरीके से हार्मफुल नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट को किसी तरीके से लॉस ना करे। बहुत पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, आपने कोई फैक्ट्री डाली है तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है कहीं सोसाइटी के लिए हार्मफुल किसी भी तरीके से ना हो पाए, चाहे इन्वायरमेंटल फॉर्म में या सोशल एक फॉर्म में। तो अनएथिकल तरीके से कोई भी काम ना किया जाए, इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। तो इसमें मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम देखते हैं, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट, तो हमको ये देखना है सस्टेनेबल वे में हम बनाएंगे तो इन्वायरमेंट पे कम इफ़ेक्ट करेगा। सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबका भला हो, सबका बेटरमेंट हो, हेल्थ वाइज सबका बेटरमेंट हो, मेंटल बेनिफिट हो। तो कोई भी ऐसी ऐप या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप नहीं बनाएं जिससे लोगों को किसी भी तरीके से लॉस हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट में क्या कर सकते हैं आप, लोगों से सजेशन ले सकते हैं कि क्या प्रोजेक्ट प्लानिंग में कि इस पॉइंट से रिलेटेड सोशली हार्मफुल है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो हम प्रोजेक्ट फाइनेंस को जब देखते हैं तो फाइनेंस का मतलब है कि हम जितना भी फंड के ऑप्शंस हैं, जितने भी प्रोजेक्ट में हमारा पैसा लग रहा है, उसको हम सब किस किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको हम फाइनेंस में देखते हैं। तो फिर हम इसमें देखते हैं कि लाइक कैपिटल बजटिंग, इसमें है कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। अगर हम एज ए इन्वेस्टर जाना चाहते हैं तो हम उसको अपना पैसा लगा रहे हैं उसमें, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट इन्वेस्टेबल है, कौन सा प्रोजेक्ट इन्वेस्टेबल नहीं है। उसके लिए बहुत सारे एनालिसिस होते हैं फाइनेंशियल, वो हम करके देख सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो किस कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, या आपकी अपनी कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, कितना पैसा आपने कहाँ कहाँ से उठाया है। कुछ गवर्नमेंट से आपने लोन लिया है, कुछ आपने ऐसे पर्सनल पैसा लगाया है, कुछ आपने अपनी इक्विटी को दे के पैसा लिया है। तो कहाँ कहाँ से आपने मिक्सिंग ऑफ फंड की है, वो आप जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। किसी के डिविडेंड पॉलिसी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स है कि आपने कितने डिविडेंड बांटे हैं, कितने लोगों को पैसा देने की बारे में आपने सोचा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। की फाइनेंस टर्म की बात करें तो क्या चीज़ें फाइनेंशियली आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंशियली क्या, ऐसे भी आपको ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एसेट क्या होता है, किसी कंपनी की जो वैल्यू होती है वो एसेट फॉर्म में होती है। लाइक कि हमारे पास कितना पैसा है, किस फॉर्म में देख सकते हैं, हमारे पास कितना कैश है, हम ये देख सकते हैं। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, हम ये देख सकते हैं। हमारा घर कितना बड़ा है, वो भी हमारा एक तरीके से एसेट है, हम वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी हैं हमारे पास, चाहे पैसे के फॉर्म में हो, चाहे वैल्यू के फॉर्म में हो, कितना पैसा एक तरीके से हमारी पास है, उसको हम क्या कह सकते हैं, एसेट कह सकते हैं। वो किस कैश फॉर्म में हो, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो। लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी एक तरीके से आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपकी। अब आपने किसी से पैसा लिया है तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कि आपको उसको पैसा वापस करना है, या आपको उसको लोन आपने लिया है तो आपको जितना भी परसेंटेज आपने देने की बात कीजिए मंथ वाइज आपको उसको पे करना है, तो वो आपको टाइम टू टाइम पे करना है। तो ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब आपने जिससे भी उधार लिया है, जिससे भी कहीं ना कहीं कुछ आपने देने का वादा किया है कि आपको ये पैसा मिलेगा, तो वो चीज़ आपको करनी है। ये आपकी लायबिलिटीज़ हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो जो भी एसेट और लायबिलिटी का पूरा जो आप एक कहते हैं ना कि अकाउंट आपने ओपन कर दिया, आप बनाओ, आपके पास पूरा डेटा है कि इस हमारे पास इतना इतना प्रॉपर्टी है और हमारे पास इतना इतना शेयर्स हैं और इसके बाद हमें इतना इतना इनको देना है, और उस तरीके से आपने पूरा एक लिस्ट बना लिया है जिसमें सारा कुछ मेंशन है, तो उसी को हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट है जो आपके एसेट और लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम
एसेट में से लायबिलिटी हटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, नेटवर्थ मिलता है। लाइक कि जैसे हमने क्या किया कि हमें 1000 रुपये थे हमारे पास, तो 1000 रुपये में से हमको 200 रुपये किसी को देना था, हमने उधार लिया था तो हमने वापस कर दिया, तो हमारी वर्थ कितनी हुई, हमारे पास कितना हुआ एक्चुअल में 800 रुपये हुआ। तो 800 रुपये हमारी एक्चुअल वर्थ है। कोई तो कहेगा कि भाई इनको तो 1000 रुपये मिला है, तो लोगों को लगेगा कि भाई 1000 वर्थ है इनकी, लेकिन वो 1000 आपके पैसे नहीं है, इसमें से 200 आपको देना है, तो ये लायबिलिटीज़ आप हटा दो तो जो आपके पैसे हैं दैट इज़ योर वर्थ। तो यहाँ पे हम वर्थ निकाल सकते हैं फ्रॉम एसेट माइनस लायबिलिटी। कैश फ्लो की बात करें तो जैसे हमने बोला टाइम टू टाइम आपको पेमेंट करते रहना है। जैसे आपने क्या किया, कैश फ्लो में पेमेंट मिल भी रही है, दोनों चीज़ों के बारे में है। जैसे कि इनिशियल हमने 1 करोड़ रुपए लगाए, अब 1 करोड़ रुपए इनिशियल में लगाया तो हो सकता है कि 1 साल बाद हमको कुछ और पैसा लगाना पड़े, ठीक है, उसके बाद 2 साल बाद कुछ और पैसा लगाना पड़े, तो जितना पैसा जा रहा है वो भी कैश फ्लो में है। अच्छा 1 करोड़ रुपए हमने लगाए किसी स्कीम में, अब उससे हर मंथ पैसा आ रहा है या हर साल पैसा आ रहा है एक तरीके से, तो उसको भी हम कैश फ्लो में दिखाते हैं। ईयर बाय ईयर या मंथली जैसा भी हमने कैश फ्लो बनाया है तो उसको हम ईयर बाय ईयर दिखा सकते हैं कि इतना पैसा कहाँ कहाँ से मिला, कहाँ कहाँ से गया, प्लस माइनस दोनों चीज़ कैश फ्लो में हम दिखा सकते हैं। इक्विटी की बात करते हैं कि हमारे कंपनी की ओनरशिप है, हम ही पूरे अधिकारी हैं 100%, तो 100% है हमारे लिए। उसके बाद हमने किसी को कहा कि ठीक है हम आप मुझे कुछ पैसा दे दो तो हम कंपनी का आपको कुछ % अधिकार दे देंगे, 10% अधिकार दे देंगे, 100 हमारे पास है, तो आपने किसी को दे दिया अपने कंपनी का शेयर, और उसने क्या किया, उसने आपको पैसा दिया, इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में। इससे आपका फ़ायदा क्या हुआ, आपने कंपनी का शेयर दिया है उसको, जो भी प्रॉफिट मिलेगा आपको तो आपको उसमें से कुछ % उसको देना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी कंपनी में पैसा मिल गया आपको काम करने के लिए, तो ये चीज़ होती है। लिक्विडिटी की बात करें, कितना जल्दी आपका जो एसेट है वो पैसे में कन्वर्ट हो सकता है। आपको बेचना है कल को अपनी प्रॉपर्टी तो कितनी जल्दी बेच सकती है, मतलब वो चीज़ है लिक्विडिटी किसी चीज़ की। तो कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उनकी लिक्विडिटी हाई है, जल्दी से बेच सकते हैं, कुछ है जो कम टाइम ज़्यादा टाइम में बिकती हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब आपका खुद का पैसा, अब खुद का पैसा कहाँ कहाँ से आता है वो देखेंगे। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब बाहर से लिया हुआ। तो इंटरनल सोर्सेज में हम देख रहे हैं कि हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, हमने कैश कुछ रखा है उसको हमने अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। उसके अलावा हमने किसी को लोन दे रखा था, उसका डिपॉजिट आ रहा था, हमने कहा लो जितना भी डिपॉजिट आ रहा है सब कंपनी में अपने इन्वेस्ट करते चले जाओ, तो ये भी हमने कर दिया। उसके अलावा हमको प्रोविडेंट फंड से कुछ लोन मिल गया, या हम इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली थी उससे हमें कुछ मिल गया पैसा, या आपको जो अपने एंटरप्राइज से प्रॉफिट मिल रहा है, तो यानी जो भी आपका अपना प्रॉफिट है या अपना पैसा है वो आप लगा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल या इंटरनल। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है कि हम किसी और से पैसा ले रहे हैं। सबसे आसान तरीका हमारे पास होता है कि हम जाते दोस्तों से उधार ले लेते हैं, रिलेटिव से उधार ले लेते हैं, कहते हैं हमें अपनी कंपनी अपना बिज़नेस चलाना है, आप थोड़े पैसे दे दीजिए, तो ये भी हम काम करते हैं। मोस्टली बिजनेसेस जो होते हैं इस पे नहीं चलते हैं, वो आप बैंक से लोन्स लेते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू आपकी कोई स्कीम आ रही है तो उसके थ्रू आप लोन लेते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट जगहों से लोन लेते हैं, या लीज़ पे कुछ सामान आपने उठाया, तो उस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अपने एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू पैसा ला सकते हैं। कैपिटलाइजेशन की बात करें, इसका मतलब ये है आपके बिज़नेस में कितना पैसा लगा है, वो आपके सारे स्टॉक्स, आपके डेब्ट्स, वो सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक तरीके से बैलेंस शीट वैल्यू आपकी क्या है, वही आपका कैपिटलाइजेशन है। आपको कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा आपके पास है, कितना खर्च करना है, सारा कुछ मिला के आपका कैपिटलाइजेशन होता है। कैपिटलाइजेशन में कुछ टर्म इंपॉर्टेंट है। पार वैल्यू कहते हैं जब इनिशियल किसी शेयर को हम लॉन्च करते हैं, या फेस वैल्यू कहते हैं कि जब भी शेयर जब इशू हुआ है तब उसका प्राइस क्या है, उसको हम पार वैल्यू कहते हैं। मार्केट में आपको पता है मार्केट में हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ता है या घटता रहता है, तो मार्केट वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। ये पार वैल्यू से डिफरेंट होती है किसी भी शेयर की। बुक वैल्यू की बात करें तो हमने बुक वैल्यू अभी देख ही लिया, जो बैलेंस शीट वैल्यू है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम देखते हैं हमारे एसेट क्या है, लायबिलिटीज़ क्या हैं,
उन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। उसके अलावा रियल वैल्यू की बात करें तो हम रियल वैल्यू ये देख सकते हैं कि एक एवरेज डेटा हमने निकाला, जैसे कि 10 लोग हैं, सेम कंपनी टाइप की कंपनी चला रहे हैं और उसका एवरेज डेटा निकाला कि कौन कितना कमा रहा है। तो एक एवरेज वैल्यू क्या होती है, उसको हम रियल वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू इज़ इक्वल टू रियल वैल्यू कहते हैं फेयर कैपिटलाइजेशन। अब आपने क्या किया कि आपने अपनी कंपनी में कुछ पैसे लगाए, ठीक है, और उसके बाद आपके जो आसपास सिमिलर लोग हैं उन्होंने भी कंपनी में कुछ पैसे लगाए। अब जितने पैसे आपने लगाए हैं उतने उन्होंने, मतलब एक एवरेज किया गया, एक एवरेज डेटा निकाला गया और एक आपका डेटा, दोनों मैच किया गया। तो दोनों मैच हो गया तो मतलब फेयर कैपिटलाइजेशन है। तो जैसे हम कोई रिज़ल्ट निकालते हैं तो हम किसी एक डेटा से नहीं निकालते हैं, बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं, वो हम कहते हैं कि हमारा एक्चुअल डेटा है, ठीक है। और उसके बाद जब हमको वेरिएशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने ये एवरेज डेटा निकाला है और हमारा जो इंडिविजुअल डाटा है उन दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। तो जितना डिफरेंस है उतना मतलब वेरिएशन है। तो वेरिएशन है मतलब कि फेयर नहीं हुआ है हमारा जो भी कलेक्शन है। तो बुक वैल्यू और रियल वैल्यू बराबर है तो हम बोलते हैं फेयर है। बुक वैल्यू इज़ ग्रेटर देन रियल वैल्यू तो हम बोलते हैं ओवर कैपिटलाइज है। यानी कि आपने अपने अकाउंट्स में ज़्यादा दिखाया पैसा, लेकिन जो एवरेज था उससे आपका कम था। जैसे मान लीजिए आपने कोई रीडिंग निकाली, तो रीडिंग में क्या किया आपने ज़्यादा रीडिंग निकाली, पर एक्चुअल में जो रीडिंग आई है वो आई है कम, तो आपने क्या किया, ओवर रीडिंग निकाल दी ना। तो ये चीज़ है। अगर मार्केट से रिलेटेड देखें तो इसका मतलब क्या है कि आपने ओवर पैसा इन्वेस्ट करके रिज़ल्ट कम दिखाया है। बुक वैल्यू इज़ लेस देन रियल वैल्यू, तो आपने क्या किया है कि पैसा कम दिखाया है लेकिन आपने काम अच्छा किया, या किसी भी तरीके से आपको जो एवरेज वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन व्हेन बिजनेस इज़ अनेबल टू अर्न अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज़, इट इज़ ओवर कैपिटलाइज। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमने क्या किया कि हमको 1 करोड़ रुपए दिया गया और बगल वाले को भी, 2 लोग को 1 करोड़ रुपए दिया गया। किसी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और हमने क्या किया कि हमने भी 1 करोड़ दिया और 1 करोड़ से हमने कम प्रॉफिट कमाया। दोनों ने कंपनी में, सिमिलर टाइप की कंपनी भी सिमिलर पैसा लगाया, एक ने ज़्यादा पैसा कमाया, दूसरे ने कम पैसा कमाया। तो इसका मतलब क्या है कि आप पैसा कम कमा रहे हैं तो आप क्या हैं, ओवर कैपिटलाइज्ड हैं। तो जब भी आपका बिज़नेस जो है सही तरीके से रिटर्न नहीं दे पा रहा है, जितना आप पैसा लगा रहे हैं उतना रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या हैं, ओवर कैपिटलाइज्ड हैं। इसका मतलब आपको ओवर वैल्यू दे दी गई है। हम आपको ज़्यादा वैल्यू देते, पता चला उतना आप डिज़र्व नहीं करते। तो यही चीज़ है ओवर कैपिटलाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं अ कॉर्पोरेशन इज़ ओवर कैपिटलाइज व्हेन इट्स अर्निंग्स आर नॉट लार्ज इनफ टू यील्ड अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन अमाउंट ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स दे हैव बीन इशू। तो जितना भी आपने एंट्री में स्टॉक्स बॉन्ड्स जो भी यूज़ किए हैं उनको आप इनफ पैसा नहीं दे पा रहे हैं, अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ओवर कैपिटलाइज्ड हैं आप। तो ज़्यादा पैसा लेके आप कम काम कर रहे हैं तो आप क्या हैं, ओवर कैपिटलाइज्ड हैं। या किसी को उस तरीके का फ़ायदा नहीं दे पा रहे हैं तो आप ओवर कैपिटलाइज्ड हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। इसका मतलब है कि पैसे के यूज़ से, कि जितना पैसा मिला आपने यूज़ उसको सही से किया कि नहीं। पता चला आपने पैसे को खाली छोड़ दिया, अब उस पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट किया होता तो आपको फ़ायदा मिल रहा होता, या सही काम में लगाया होता तो अच्छा रिटर्न मिल रहा होता, लेकिन आपने कहा कि चलो ठीक है पैसा खाली छोड़ दो, या किसी भी तरीके से आपके पास सही रिटर्न नहीं मिला पाया तो ओवर कैपिटलाइज हो गया। कॉजेज़ क्या हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के, कैसे ओवर कैपिटलाइज हो जाती है कोई कंपनी या कोई स्कीम। तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले कि आपने जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र करी या प्राइस जो भी देखे, आपने इन्फ्लेटेड एसेट मतलब दिए। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन जाता है, कोई सामान ख़रीदता है, ठीक है, वो उस सामान को ज़्यादा पैसे दे के ख़रीद रहा। कोई पर्सन जाता है, कहता है कि अरे भाई थोड़ा कम कर दो, उसने कम पैसे में उस सामान को ख़रीदा। तो अगर उसने कम पैसे में सामान ख़रीदा और ज़्यादा फ़ायदा कमाया तो वो तो सही हुआ। हमने क्या किया, ज़्यादा पैसा लगाया, कम फ़ायदा कमाया।
तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे टाइम में चीज़ों को प्रमोट करते हैं जब पैसा बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, मतलब यानी जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। एक टाइम ऐसा होता है कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, और उस टाइम पे कहा जाता है कि जब प्राइस शेयर्स की ज़्यादा हो तो नहीं ख़रीदते हैं लोग, कम हो प्राइस तब खरीदते हैं, बेचते तब हैं जब प्राइस ज़्यादा हो, तो इससे हमें प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जब महंगाई थी तभी आपने चीज़ों को ख़रीद लिया, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रमोशन में आपने बहुत खर्चा किया, यानी आपने क्या किया कि एक कंपनी थी उसने प्रमोशन में कम खर्चा किया, आपने बहुत ज़्यादा प्रमोशन में ही खर्चा कर दिया, तो ज़्यादा खर्चा आपने कर दिया और उस हिसाब से आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाया। तो ये भी रीज़न होता है। कई बार ऐसा होता है कि वही मोस्टली बूम में ही आप सारा काम कर रहे हैं, या बूम के हिसाब से आप चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है कि लॉस मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे सबके प्राइस बढ़े हुए होते हैं। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, तो कई जगह पे हम देखते हैं कि आपने क्या किया है, आपने फाइनेंशियल प्लान सही तरीके से नहीं बनाया, तो कुछ चीज़ों में तो आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया है, और कुछ चीज़ों में आपने क्या किया है कि कुछ जगहों पे कम पैसा लगा दिया है, या सही तरीके से नहीं लगाया है, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत देखने को मिलती है। डिफेक्टिव डिप्रिशिएशन पॉलिसी, तो कई बार क्या होता है कि हमने जो है सही तरीके से जो चीज़ें एक तरीके से ख़राब हो रखी थी, जैसे डिप्रिशिएशन हम हर एक एसेट पे लगाते हैं, जैसे एक एसेट की वैल्यू जब आप नया ख़रीदते हैं तो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसमें डिप्रिशिएशन लगता चला जाता है। तो टाइम के साथ डिप्रिशिएटेड एसेट में आपने डिप्रिशिएशन काउंट अगर नहीं किया है तो वो तभी भी आप ओवर कैपिटलाइज दिखते हैं, क्योंकि आपने डिप्रिशिएशन नहीं दिखाया है अपने बैलेंस शीट में। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, तो आपने क्या किया कि अपने डिविडेंड बांट दिए, लो आप भी पैसा लो, आप भी पैसा लो, मतलब आप भी शेयर लो, आप भी शेयर लो, और आपने इस तरीके से बहुत सारे लोगों में डिविडेंड बांट दिए और आपने ज़्यादा पैसा उठा लिया। तो ये भी कई बार होता है कि डिविडेंड आपने ज़्यादा दे दिए, तो वहाँ पे भी आप वो दिखते हैं। टैक्सेशन की बात है कि आपने टैक्स ज़्यादा पे किया, आपके जो पड़ोसी थे उन्होंने कम टैक्स पे किया, मतलब सिमिलर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने कम टैक्स पे किया, तो आप में ज़्यादा पैसा दिखेगा ही। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसके थ्रू हमें ये दिखता है कि हमने ज़्यादा पैसा दिखाया और आउटकम कम शो किया। हमने कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा खर्चा कर देते हैं किसी काम को करने में, और अगला पर्सन है कम खर्चे में वो काम कर दिया, प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिल गया, हमें कम मिला। तो क्या क्या रीज़न्स थे वो हमने देखे। इफ़ेक्ट क्या होता है ओवर कैपिटलाइजेशन का? ओवर कैपिटलाइजेशन में मोस्टली जो शेयर्स को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अब क्या किया कि हमने किसी पर्सन पे ट्रस्ट करके उसको 1 करोड़ रुपए दिए, और उसने क्या किया कि मेरे हिसाब से 1 करोड़ के हिसाब से मुझे उतना फ़ायदा नहीं दिया, मैंने दूसरे को जो है कम पैसा दिया और उसने मुझे ज़्यादा फ़ायदा दिया। तो मैं अब उस बंदे पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करूँगी कि मैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ या मैं उसको पैसा दूँ। तो जिस पे भी एक बार ट्रस्ट चला गया तो उस पर दिक्कत आती है उसके शेयर्स पे। तो जब भी हम ओवर कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स और उसकी सोसाइटी पे बहुत असर पड़ता है। पहला तो ये चीज़ है कि इन्वेस्टर्स अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि हम इनको पैसा देंगे, इनको पैसे का यूटिलाइजेशन आता है नहीं सही से, तो ये क्या करेंगे कि हमें सही से रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कंपनी की अपनी क्रेडिट वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है, कि एक तो इन्वेस्टर्स के अंदर तो नाम ख़राब ही हुआ, कंपनी का भी थोड़ा सा नाम ख़राब हुआ। ठीक है, उसके अलावा कई लोग होते हैं कि जब आपका नाम ख़राब हो जाता है तो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ है कि कंपनी के बहुत सारे लोग ऐसा क्या करेंगे कि अब आपसे कहेंगे कि आप हमको ज़्यादा पैसा दो तभी हम आपका जो है इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, तो ये चीज़ आ जाता है। उसके अलावा बहुत तरीके से लॉस होते हैं आपको कंपनी में। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी शेयर होल्डर है उसको ओवर कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते, प्राइस नहीं मिलता, इन सारी तरीक़ों की प्रॉब्लम होती है। और किसी भी तरीके का ट्रस्ट नहीं मिलता है, किसी भी तरीके की मतलब बहुत सारे जो उनके कंपनी का क्रेडिट हो गया, पूरे ओवरऑल ऑफिस की बात हो गई, उनके स्टाफ की बात हो गई, सबको जो है
दिक्कत होती है कंपनी के वर्थ होने से। पूरे कंपनी के हर एक स्टाफ से रिलेटेड सारे लोगों को इश्यूज़ होता है। एवल्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन देखते हैं। तो पुअर क्रेडिट वर्दिनेस, इसका मतलब क्या है कि इस आपकी वैल्यू अब डाउन हो गई है, आपका मार्केट में अब आपकी उतनी वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो आपकी जो मार्केट वैल्यू की बात करें तो पार वैल्यू से कई बार कम चली जाती है। और उसके बाद देखते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड, तो जितने भी लोग आपके शेयर में अब इन्वेस्ट करना चाहते थे वो अब आपके शेयर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, तो वो भी कम हो जाता है। शेयर होल्डर्स का लॉस हो जाता है और उनको लगता है कि हम अब इस कंपनी में अब आगे नहीं बने रहना चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग है। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ एंड लेबरर्स को भी लॉस होता है, जो भी काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। क्रेडिटर्स को लॉस होता है। तो इस तरीके से जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, जो भी आपकी कंपनी को बढ़ाने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सारी तरीके से आपको लॉस हो जाता है। अंडर कैपिटलाइजेशन, जैसे ओवर कैपिटलाइजेशन था, आपको वैल्यू जो है पैसा ज़्यादा दिया गया, आपने कमाया कम, तो हमने बोला कि ओवर वैल्यू आपको दे दी गई। अंडर इवैल्यूएटेड हमने किसको किया, हमने किसी को क्या किया, कम पैसा दिया कि तुम इस लायक नहीं हो ज़्यादा पैसे कि तुम्हें हम इतना ही देंगे। और उसके बाद उसने कम पैसे में इतना अच्छा रिज़ल्ट दिखाया कि आपको विश्वास नहीं हुआ कि अरे ये इतना अच्छा कैसे रिज़ल्ट दिखा सकता है। तो आपने क्या किया, उसको अंडर कैपिटलाइज़ किया। तो अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इट इज़ रिगार्डेड एज inadequacy of capital, but it should be considered as reserve over capitalization, reverse of over capitalization. It is a condition of when the real value of the corporation is more than book value. तो ये तो हमने देख ही लिया था कि रियल वैल्यू जो है ज़्यादा होगी बुक वैल्यू से। तो रीज़न क्या है कि आपको मैंने कम पैसा दिया, आपकी वैल्यू डाउन थी, हमने आपको कम पैसा दिया, हमने कहा कि भाई ये किस लायक नहीं है, और हमने जो है आपने रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखाया। तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन से? कहने का मतलब ये है कि आप अपने मार्केट के कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कम पैसे में, तो आप अंडर कैपिटलाइज्ड हैं, यानी आपको कम आका गया है लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो इसमें रीज़न क्या क्या है, कॉजेज़ क्या क्या हैं अंडर कैपिटलाइजेशन के? अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, जैसे आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी पे भरोसा ही नहीं है। कई लोग होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, तो आप अपनी अर्निंग को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप अंडर कैपिटलाइज हो जाते हैं। कई बार आपको ये नहीं दिखाई देता कि समय के साथ जो है बूम आ रहा है तो पैसा बढ़ सकता है, फ़ायदा हो सकता है। तो वहाँ पे भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उस पर भी हो सकता है कि आपको लगे कि अर्निंग आपकी नहीं बढ़ सकती। तो वैसे में भी अंडर कॉन्फिडेंट होना एक तरीके से, वहाँ भी आप अंडर कैपिटलाइज हो सकते हैं। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, आपने कहा कि हम डिविडेंड ज़्यादा देंगे ही नहीं, हम रिज़र्व करके रखेंगे सारे राइट्स अपने पास। तो ठीक है, आप अपने पास रिज़र्व करके रखते हैं तो आपका उससे कई बार होता है कि पैसा जो है दूसरे को देना नहीं है तो बच जाता है आपका। हाई एफिशिएंसी मेंटेन, और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपने बहुत मेहनत से काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत एफिशिएंट काम किया है, तो भी आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किन किन कंडीशन में कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने पैसा कम लिया होता है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके, लेकिन आप बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं। तो यहाँ पे कई बार अंडर एस्टिमेटिंग वाले चीज़ें आ जाती हैं, और दूसरा ये है कि आप काम बहुत अच्छा करते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी आ जाती है। इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? अब सही बात है कि अगर आपको मैंने अंडर एस्टिमेट करके कम पैसे दिए थे, आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, तो अगली बार मैं किसको पैसा दूंगी? जाहिर सी बात है जिसने ज़्यादा पैसा कमाया, जो हमने भले ही अंडर एस्टिमेट किया था, तो अगली बार मैं कहूँगी लो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। कई बार ऐसा होता है कि कई जगह पे आप किसी पे ट्रस्ट करके कोई काम देते हैं, वो बहुत अच्छा काम आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा काम कर देता है, तो आप उसको बार बार काम देना चाहते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइड फ्लक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, तो उस कंपनी की शेयर वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है उसके बारे में, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रोवोक द मैनेजमेंट टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, तो कई बार होता है हमारी वैल्यू बढ़ गई है तो अब हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को सिक्योर करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी चीज़ होती है। और उसके अलावा जो शेयर की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो ये चीज़ हम देखते हैं।
तो डिसएडवांटेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन देखते हैं कि हमको कई बार ऐसा लगता है, एक तो मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू में हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। उसके अलावा जो आपके जो वर्कर्स होते हैं उनको लगता है कि भाई हमको ज़्यादा पैसा मिले, जब हमारा कंपनी इतने फ़ायदे में जा रही है या कंपनी हमारी अंडर कैपिटलाइज है और इसके शेयर वेयर बढ़ रहे हैं तो हमारी मेहनत की वजह से बढ़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैसा दें, स्ट्राइक पे आ गए कि हमें ज़्यादा पैसा दीजिए, तो हमें ये चीज़ है। तो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में क्या होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स को लगता है, एक्सप्लॉइटेड फील होने लगता है कि ये इतना पैसा कमा कैसे गई, इसको कम पैसा इन्वेस्ट किया, इसने ज़्यादा पैसा क्यों कमाया, कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा प्राइस तो नहीं ले रही है। तो कई बार कंज्यूमर्स को ये लगने लगता है कि हमसे ज़्यादा प्राइस लिया जा रहा है, तो उनको एक्सप्लॉइटेशन फील होने लगता है। मैनिपुलेशन इन द वैल्यूज़ ऑफ शेयर, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि जो मैनेजमेंट है उसको लगता है कि हमको अब हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ गई है तो हम उसको कैसे मैनिपुलेट करके या कुछ रख के या कैसे भी ये सीक्रेट शेयर वगैरह रखने लग जाते हैं। हायर रेट ऑफ टैक्सेशन, अब गवर्नमेंट को पता चल गया है कि ये कंपनी जा रही है मुनाफे में, अब इस कंपनी पे टैक्स लगाओ, तो गवर्नमेंट का ध्यान एकदम आपकी तरफ आ जाता है, वो ज़्यादा टैक्स लगाने लग जाती है। नेक्स्ट इज टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन में इतना ही था कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, जब आपकी बुक वैल्यू आपने ज़्यादा दिखाई है, मतलब आपने अकाउंट्स में दिखाया है कि इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, जबकि रियलिटी उतनी नहीं है, रियल वैल्यू कम है, तो हम कहते हैं ओवर कैपिटलाइज है। अंडर कैपिटलाइज हम तब कहते हैं जब हमारी जो बुक वैल्यू है वो कम है, यानी बुक में हमने कम दिखाया है, पैसा इन्वेस्टेड कम दिखाया है और रिज़ल्ट हमने ज़्यादा दिखाया है, तो हम बोलते हैं क्या है कि ये जो है अंडर कैपिटलाइज है। दोनों के रीजंस हमने देख लिए। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रोजेक्ट क्या बनेगा, अब स्टेप बाय स्टेप हमको अपने प्रोजेक्ट को एकदम डिज़ाइन कर देना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या काम होगा, दूसरे नंबर पे क्या काम होगा, तीसरे नंबर पे क्या काम होगा, कैसे काम चलने वाला है, फॉर्मुलेशन पूरा कर देना है, इसको हम प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कहते हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा। फिजिबिलिटी एनालिसिस, तो जैसे हमने वायबिलिटी चेक किया था तो ये तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। इकोनॉमिकल एनालिसिस करेंगे और उसके अलावा प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे, नेटवर्क एनालिसिस करेंगे, इनपुट क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल क्या होगा, और उसके अलावा कॉस्ट रिलेटेड एनालिसिस करेंगे। फिजिबिलिटी एनालिसिस की बात है, जो भी आइडिया हमने सेलेक्ट किया है हर तरीके से क्या वो फिजिबल है कि नहीं, चलने वाला है कि नहीं, उसके बारे में है, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी वजह से। तो उसके लिए जो डेटा हमने सर्च किए थे, इससे पहले हम आइडेंटिफिकेशन में देखे भी थे, तो जो डेटा हमने निकाले थे क्या वो डेटा सफिशेंट है, नहीं है तो हम डेटा और ले लेंगे, और अगर सफिशेंट है और हमको लग रहा है कि नहीं ये प्रोजेक्ट चलने वाला नहीं है तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे। इकोनॉमिकल एनालिसिस, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियली सही है कि नहीं, क्या सफिशेंट हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, तो कितने पैसे में हमको अच्छा आउटपुट मिल सकता है, क्या टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करें फाइनली, वो सारी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड नेटवर्क एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं कि हम प्रोजेक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है, पहले दूसरे तीसरे और पूरा नेटवर्क बना दिया। कि जैसे घर बनाना है तो घर बनाने के लिए मान लो स्टेप बाय स्टेप कि पहले फाउंडेशन बनेगी, उसके बाद प्लिंथ बनेगी, उसके बाद ऊपर के फ्लोर्स बनेंगे, तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप्स कैसे कैसे होगा काम, वो हम डिज़ाइन और नेटवर्क एनालिसिस में करते हैं। कौन से दो काम साथ में हो सकते हैं, कौन से काम जो है एक के बाद एक होंगे, पूरा टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो स्टार्ट करा किसी एक्टिविटी को, एक एक्टिविटी जो है 1 दिन लगा, दूसरी एक्टिविटी को फिर उसके बाद 2 दिन लगा। 2 एक्टिविटी जो पैरेलल में है वो साथ में हो सकती हैं। कुछ एक्टिविटी हैं कि एक पहली एक्टिविटी ख़त्म होगी तब दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो इस तरीके से कौन सी एक्टिविटी कब चलने वाली है हमने पूरा नेटवर्क बना लिया है। और इस तरीके से हर प्रोजेक्ट बनाने से पहले नेटवर्क एनालिसिस किया जाता है, उसका भी एक डिटेल में पूरे तरीके होते हैं। CPM पार्ट एनालिसिस, उसको हम लोग अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम देखेंगे नहीं, बस हम एक जनरल समझ लेते हैं कि इस तरीके से नेटवर्क बनाया जाता है। इस नेटवर्क जो भी हमने बनाया उसमें हर एक काम को एक कितना इनपुट लगने वाला है, जैसे कि हमने फाउंडेशन प्रिपेयर करनी है तो उसमें हमें क्या क्या लगने वाला है,
कि उसमें जो है मिट्टी लगने वाली है, कंक्रीट लगने वाली है, क्या क्या लगने वाली है, उसमें क्या क्या इनपुट लगेगा। उसके बाद जब हम प्लिंथ बनाएंगे तो उसमें क्या इनपुट लगेगा। उसके बाद हम जब फ्लोरिंग करेंगे तब क्या इनपुट लगेगा। उसके अलावा जितनी जितनी जो जो चीज़ें लगेंगी, कब कब क्या क्या इनपुट लगेगा, उस सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कब क्या इनपुट लगने वाला है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमको कितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। और इनपुट में हम मटेरियल और लेबर दोनों की बात करते हैं कि दोनों कितना लगने वाला। उसके बाद हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कि हमने जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लिया कि इतने टाइम में होगा, इतना इनपुट लगेगा, तो टोटल अमाउंट कितना जनरेट होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा। इन सारी चीज़ों को फाइनेंशियल एनालिसिस में करते हैं, जो कि इससे पहले हम लोग देख भी चुके हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे कहते हैं। तो उसके बाद आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमने कॉस्ट कितनी खर्च करी और उसमें हमें कितना बेनिफिट मिला। दोनों का बीच में हम रिलेशन देख लेते हैं कि पता चला कि हमने कॉस्ट ज़्यादा लगाई, बेनिफिट कम मिला, तो उन दोनों को हम मैच कर लेते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। अभी हम आगे इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को डिटेल में विद फार्मूला देखेंगे कि कैसे हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही हम देख सकते हैं कि हमको कॉस्ट चेक करनी है कि किस टाइम पे कितना कितना हमने इनपुट लगाया और उससे फ़ायदा हमको क्या मिला है। उसके अलावा प्री इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सारे एनालिसिस पहले हमने कर ली, तो हम जब भी किसी के पास जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमारे प्रोजेक्ट प्रॉपरली जो प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन होना चाहिए, यानी फॉर्मुलेटेड होना चाहिए। हम उनको दिखाते हैं, वो उनका व्यू है कि वो अपने मेरे प्रोजेक्ट को क्या पॉइंट्स देते हैं कि सही है कि नहीं सही है, इसमें क्या चेंजेस करें, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो प्री इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम लेने जाते हैं किसी और के थ्रू, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको। उसके बाद प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।